देखिए, जो फैलेसीज होते हैं ना, फैलेसीज का मतलब क्या होता है? आपके पेपर 1 में ये एक टॉपिक है, पूरा इसका यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, और काफी बच्चों को इसमें समझने में समस्या आती है और काफी क्वेश्चन उनके गलत भी हो जाते हैं अगर उनको सही से नहीं पता हो। तो आज की पूरी क्लास फैलेसीज के ऊपर रहेगी, आपके डाउट्स के ऊपर। आपको PYQs दिए जाएंगे जिसमें आप एंगेज होके उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें से काफी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसी यूनिट से आ जाते हैं। हमारा कोई भी आंसर गलत ना हो एग्जाम में, उस पर्पज से हम आज पूरा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, फैलेसीज मतलब गलती। जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर जब कोई फैलेसी आ जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे? गलती, एरर आ जाता है तो उसको हम फैलेसीज कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैलेसीज, फॉर्मल फैलेसी एंड इनफॉर्मल फैलेसी। ओके, तो जो फॉर्मल फैलेसी होती है उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फॉर्मल फैलेसी कब आती है? जब उसके आर्ग्यूमेंट में कोई फॉल्ट आ जाए। ठीक है, फॉर्मल मीन्स जो औपचारिक फैलेसी है, औपचारिक तर्क दोष है। जब उसके आर्ग्यूमेंट में जब कोई फॉल्ट होता है, यानी कि जो फॉर्मल होता है ना, फॉर्मल मीन जब हम किसी औपचारिक रूप से चलते हैं ना तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो फॉर्मल फैलेसी में टोटल 6 रूल्स हैं। अगर वो 6 रूल्स फॉलो नहीं करता है कोई आर्ग्यूमेंट, तो कौन सा दोष आता है? आवाज कट रही। फॉर्मल फैलेसी का दोष आता है। आवाज ठीक ब्रेक है, हो रही फॉर्मल है। फैलेसी होती है वो। और इनफॉर्मल, नेहा जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए ना, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। ओके 1 मिनट। अभी आवाज आ रही है? आवाज़ तो आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है लेकिन। अभी सुन पा रहे हैं? ओके, क्लियर। क्लियर क्लियर। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम कहाँ कहाँ पे थे? इनफॉर्मल फैलेसीज पे थे, जहाँ पे स्ट्रक्चर या उसके लैंग्वेज में जब कोई एरर आता है तो हम उसको इनफॉर्मल फैलेसीज कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारी फैलेसीज हैं, वो हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले इनफॉर्मल फैलेसीज को देखते हैं। इधर इनफॉर्मल फैलेसीज वो फैलेसीज होती हैं जिसमें कुछ नेचुरल लैंग्वेज में इनकरेक्शन हो या उसके स्ट्रक्चर में कुछ इनकरेक्शन हो, इन द फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट या कंटेंट अगर ठीक नहीं है तो तब इनफॉर्मल फैलेसी आती है। तो आप सामने देख पा रहे हो, एक होती है फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। अब इस फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी में 5 तरीके की फैलेसीज आती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, बार बार इस चार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से एम्बिग्विटी में आपके कौन कौन से हैं? जैसे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ठीक है, देन दूसरा है फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों शुरुआत वाले। तो फैलेसी ऑफ एसेंट, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, जिसे संग्रह का दोष भी कहते हो आप हिंदी में। देन फैलेसी ऑफ डिवीजन, विग्रह का तर्क दोष कहते हो इसे, ये बहुत फेमस है, लास्ट के 2 और पहले के 2। ठीक है, ये टोटल 5 आते हैं आपके फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी में। डन। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड पे, फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस के ऊपर। तो इसमें आपकी बहुत सारी आ जाती है, मतलब आपके टोटल ये हो जाती है 6। ठीक है, पहले में 5, अब दूसरे में 6 आ रही है टोटल। पहला है अपील टू इमोशन, इसको हम एड पॉपुलम भी के नाम से भी जानते हैं। एड पॉपुलम को और क्या कहते हैं? अपील टू इमोशन।
देन नेक्स्ट है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग भी बहुत फेमस है, ये भी आपके एग्जाम में आती है, रेड हेरिंग, इसको देखेंगे। देन थर्ड वन इज स्ट्रॉ मैन। देन फोर्थ वन इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, और इसको हम एड होमिनम के नाम से भी जानते हैं। ओके, एड होमिनम मीन्स अगेंस्ट द पर्सन, आपका आर्ग्यूमेंट है। देन है एड बैकलम। एड बैकलम भी क्या है? अपील टू फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैलेसी है। देन नेक्स्ट इज इग्नोरेंट एलेंजी, मीन्स इररेलेवेंट कंक्लूजन, यानी कि जब आपका जो निष्कर्ष निकलता है मेजर प्रेमाइसिस और माइनर प्रेमाइसिस को मिला के, और आपका कंक्लूजन क्या हो? रेलेवेंट ना हो, इररेलेवेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इररेलेवेंट कंक्लूजन और मिसिंग द पॉइंट। ओके, तो आपके इसमें ये देखो, इसका नाम ही किससे? रेलेवेंस से है। अगर आपके आर्गुमेंट का रेलेवेंस में कुछ क्या है, गलती है या तर्क दोष है, तो उसको हम फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस कहते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन। थर्ड वन इज फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। डिफेक्टिव इंडक्शन, इसमें कितनी आती है आपके? इसमें 4 आती है। पहली कौन सी हो गई? एड इग्नोरेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस भी कहते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगी आपको। देन नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट एड वर्कैडियम। वर्कैडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कितने सारे जो सुपरस्टार्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपको मतलब गलत तरीके की इंफॉर्मेशन देके आपसे वो प्रोडक्ट खरीदवा लिया जाता है ना? तो वो इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू जब कोई ऐसी आर्गुमेंट दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एड वर्कैडियम। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। देन नेक्स्ट इज फॉल कॉस। फॉल्स कॉस, और इसको क्या कहते हैं? नॉन कॉसा, प्रो कॉसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसमें आ रही है? आपके डिफेक्टिव इंडक्शन में। देन नेक्स्ट इज हेस्टी जनरलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेस्टी जनरलाइजेशन यानी कि फैलेसी ऑफ, इसको और क्या कहेंगे? कन्वर्स एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, ये बहुत सारे फैलेसीज के नाम है। आजकल एनडीए हिंदी की जगह इंग्लिश में भी वो करके दे देता है। जो नाम इंग्लिश में आपको मिलेगा वही नाम हिंदी में भी मिलेगा, तो आप दोनों तरीके से पढ़ के जाइए इसको, ठीक है? देन नेक्स्ट कौन सी फैलेसी है आपकी? फैलेसीज ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब फैलेसी ऑफ, इसमें आ जाएगी आपके एक्सीडेंट, बैगिंग द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम पेटिटो प्रिंसिपी भी कहते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो ही आपको याद होगा, एक बार पढ़ने से नहीं हो सकता याद, ठीक है? अभी तक हमने ये देखा कि फैलेसीज 2 तरीके की होती है, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। फॉर्मल में हमारे 6 रूल्स आएंगे, वो हम देखेंगे, और इनफॉर्मल में आपकी बहुत सारी फैलेसीज आ जाती है जो हमने अभी डिस्कस करी थी। ओके, ये इनफॉर्मल आपके 2 तरीके से होती है, एक आपके रेलेवेंस के ऊपर, एक दूसरा आता है आपके स्ट्रक्चर बेस्ड पे, ठीक है? अगर आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर इनएप्रोप्रिएट है तो वो फैलेसी हो जाती है इनफॉर्मल में ही एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी इररेलेवेंस की होती है। ओके, क्लियर है? एक बार सभी थंब कर दो ताकि पता लग जाए आपको या समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। नेक्स्ट इज फॉर्मल फैलेसीज, जिसके बारे में आपकी बात मैं आपको कर रही थी। इसमें 6 रूल्स होते हैं। अब उन 6 रूल्स को आपको दिमाग में बैठा लगना है, ठीक है? और ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपको पता है कि एक
माइनर प्रमाइस होता है, एक मेजर प्रमाइस होता है, देन उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ होता है ना। मीन्स ऑल एसआरपी, नो एसआरपी, देन कंक्लूजन, नो एसआरपी, जो भी कंक्लूजन निकलेगा। तो ये आपकी चीजें होती हैं उसके अंदर, है ना। एस भी होता है, पी भी होता है, मिडिल टर्म भी होता है। ये आपको तीन चीजें पता ही है। प्रेडिकेट भी होता है ना, और एस भी होता है और पी भी होता है और मिडिल टर्म भी होता है। ठीक है। एस, एस क्या डोनेट करता है, क्या डिनोट करता है एस? मैम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वेरी गुड। पी से प्रेडिकेट और एम से मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। ये तीनों चीज आपके होती है आर्ग्यूमेंट में, तीन ही होती है ना, उससे ज्यादा नहीं होती, राइट। यस मैम। राइट। तो पहला पहला रूल ही यही है कि मोर देन 3 टर्म्स, अवॉइडेंस ऑफ मोर देन 3 टर्म्स, कि आपके आर्ग्यूमेंट में 3 टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल ये हो गया आर्ग्यूमेंट का। देन नेक्स्ट रूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिडिल टर्म। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिडिल टर्म का, दोनों में आना चाहिए। मींस फर्स्ट प्रमाइस में भी और सेकंड प्रमाइस में भी। ठीक है, पहले वाले आर्ग्यूमेंट और दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट दोनों में आपका मिडिल टर्म आता है ना। हम लिखते भी है MPPS, MPPS आता है ना मिडिल टर्म, तो वो आपका सेकंड रूल हो जाता है। ठीक है, अगर मिडिल टर्म नहीं है कहीं, दैट मीन्स वो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, उसमें फैलेसी हो गई, फॉर्मल फैलेसी। ओके। Then third rule is any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises. Means आपका अगर जो conclusion draw हो रहा है, वो conclusion आपके premise के base पर होना चाहिए। ओके, थर्ड रूल ये कहता है। ओके, फोर्थ रूल क्या कहता है, अवॉइडेंस ऑफ 2 नेगेटिव premises, यानी कि दोनों premises आपकी नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन दो एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते। फिफ्थ रूल क्या है, एन अफर्मेटिव कंक्लूजन इज नॉट पॉसिबल इफ वन ऑफ द प्रेमाइसेस इज नेगेटिव। अगर आपका कंक्लूजन अफर्मेटिव आ रहा है, अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव आ रहा है ना, आपका कंक्लूजन अफर्मेटिव हो ही नहीं सकता अगर आपकी प्रेमाइस क्या है, उसमें से नेगेटिव हो। आप नेगेटिव प्रेमाइस में से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है, रूल 5 ये कहता है आपको कि आप नेगेटिव प्रेमाइस से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। ओके, देन लास्ट रूल, सिक्स्थ रूल क्या कहता है कि नो पर्टिकुलर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रेमाइसेस। मींस एक ऑल है, एक ऑल की प्रेमाइस है, एक नो की प्रेमाइस है। ठीक है, ऑल एसआरपी, नो एसआरपी। तो ये क्या कह रहा है, नो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कौन सा हो जाएगा, सम। तो एस सम वाला जो आपका कंक्लूजन है वो नहीं बन सकता। वो भी कैसा होगा, आपका यूनिवर्सल ही होना चाहिए। जो कंक्लूजन होगा वो या तो ऑल से बनेगा या नो से बनेगा, सम से, सम नॉट से नहीं बन सकता। ये 6 रूल सबको क्लियर हुआ? आपको पता है ना AEIO जो स्क्वायर ऑफ कंपोजिशन है, हाँ हाँ। तो वही यहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है। रूल क्या इम्प्लाई हो रहा है कि आपका जो भी यूनिवर्सल प्रोमाइसिस है वो पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं दे सकता। पर्टिकुलर मींस आई या ओ वाला कंक्लूजन नहीं देगा वो। ओके, वो ए वाला हो सकता है या ई वाला ही हो सकता है। तो हमने 6 रूल कौन कौन से पढ़े, कोई बताएगा? एक, कोई भी एक आके बताइए 6 रूल्स के बारे में। तीन टर्म्स ही हो सकती है, 3 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती है। मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका एक प्रेमाइस में, दोनों में से एक प्रेमाइस में, मेरे ख्याल से मैंने जितना देखा है। तो एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होगी कोई भी टर्म, तो वो प्रेमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और 2 नेगेटिव प्रेमाइस नहीं होने चाहिए। एफर्मेटिव कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है इफ वन ऑफ द प्रेमाइस इज नेगेटिव। और अगर पर्टिकुलर कंक्लूजन है, वो पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो सकता अगर 2 यूनिवर्सल प्रेमाइस है तो। वेरी गुड, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है अभी यहाँ पे? देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो। चलिए अब 1 बाय 1 एक एक फैलेसी को देख लेते हैं। ठीक है, फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, सारे फैलेसीज अब आपके सामने आएंगी। आपको 1 बाय 1 उनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम PYQs लेंगे। ठीक है,
formal fallacy we have done. Formal fallacy has 6 rules. Okay, now these are informal fallacy. now तो मैंने 2 टाइप्स आपको बताया कि इनफॉर्मल फैलेसी के 2 टाइप्स हैं, एक है रेलेवेंस के बेस पे और सेकंड है स्ट्रक्चर के बेस पे. ओके, एक रेलेवेंस है और एक स्ट्रक्चर है. तो अभी हम जो बात करेंगे रेलेवेंस के ऊपर करेंगे कि रेलेवेंस में कौन कौन से आपके फैलेसी आती है. तो पहला है एड बैकलम. ठीक है, हिंदी वाले जो भी हैं वो भी साथ साथ समझते चले. एड बैकलम अभी हमने बात करी थी और इसको हम हिंदी में मुष्टि युक्ति दोष कहते हैं. एड बैकलम, बैकलम मीन्स बलपूर्वक. बैकलम से याद रखिए बलपूर्वक, यानी कि जब आप किसी अपनी बात को बलपूर्वक मनवाते हो किसी से तो आपका एड बैकलम हो जाता है. मीन जिसकी लाठी उसकी भैंस काइंड ऑफ. ओके, यानी कि कोई अथॉरिटेटिव आपसे, कोई जो नीचे उससे सबऑर्डिनेट है तो वो अपनी बात मनवा रहा है किसी भी तरीके से बलपूर्वक, तो आपका वो एड बैकलम. ठीक है, इसको हम अपील टू फोर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एड बैकलम को अपील टू फोर्स. नेक्स्ट एड होमिनम. होमिनम से याद रखिए किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है ये. तो जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है एड होमिनम मीन्स ये 2 तरीके का होता है, यानी किसी पर्सन पे या तो हम क्या लगा रहे हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं. ठीक है, या दूसरा उसके जो सर्कमस्टांस है उसके ऊपर हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक जो लांछनात्मक व्यक्तिपरक दोष है मीन्स एड होमिनम है, उसमें क्या होता है, हम उसके चरित्र पर दोष लगाते हैं. दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण कर रहा है और किसी ने उसको बोल दिया कि आप तो बहुत बेईमान हो और आप ऐसे भाषण मत करो क्योंकि आपके ऊपर शोभा नहीं देता, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर एड होमिनम लगा दिया. अब्यूजिव है ना. तो 2 तरीके का होता है, अब्यूजिव एंड सर्कमस्टेंसिव. तो अभी जो वाला था जिसमें मतलब चरित्र पर बोला गया, उसके चरित्र पर, तो वो क्या था आपका, अब्यूजिव था, अब्यूजिव एड होमिनम. जब सर्कमस्टेंसिव होगा, सर्कमस्टेंसिव वो भी बताऊंगी कैसे, कि सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, किसी की परिस्थिति की ओर हम जब किसी की सर्कमस्टेंस की ओर जब ध्यान आकर्षित कराते हैं उसका और अपनी बात को अनवाते हैं, तो वो आपका होता है सर्कमस्टेंशियल होमिनम. ओके, मतलब आपका ये कहना उचित नहीं है कि जीव हत्या पाप है क्योंकि आप तो मांसाहारी हो, तो आप ये छोड़ दो कहना. तो हम उसकी कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंस पे ये अप्लाई करके ऐसा कर बोल रहे हैं, अपनी बात को मनवा रहे हैं. ठीक है, ये आपका एड होमिनम है. अभी हमने 2 बात कर ली, कौन कौन सी, एड बैकलम और एड होमिनम. थर्ड वन एड इग्नोरेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, वो भी देखेंगे. एड इग्नोरेंटम मतलब अज्ञान मूलक दोष, इग्नोर कर दिया आपने. ठीक है, इग्नोर की तरह आप या तो उस चीज को मान रहे हो, उस आर्ग्यूमेंट को, या नहीं मान रहे हो. ठीक है, और इसमें क्या है, जो अभी तक सिद्ध नहीं किया जा चुका, ये वाली बात बोली जाती है कि जो अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ, जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ, ऐसे वर्ड्स इस वाले फैलेसी में आते हैं. तो आपको इजीली आपको एग्जाम में पता लग जाएगा कि अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो आप उसको जल्दी कैच कर लोगे और एड इग्नोरेंटम पे टिक करोगे सीधा. ठीक है, यानी कि किसी भी तर्क को सत्य असत्य मान लेना, क्योंकि वह आज तक सत्य असत्य नहीं सिद्ध हुआ. ज्यादातर इस पे जो क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं ईश्वर पे दिए जाते हैं कि ईश्वर को अभी तक आज तक सिद्ध नहीं कर पाया या देखा नहीं गया, तो उसे सिद्ध नहीं किया गया कि ईश्वर है या नहीं है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एड इग्नोरेंटम हो जाएगा. देन नेक्स्ट आते हैं अपील टू अथॉरिटी, यानी कि श्रद्धा मूलक दोष. इसे हम वेरिकार्डियम भी कहते हैं. अभी मैंने बोला ना आपको कि जब कोई सुपरस्टार बॉलीवुड जब आप एडवर्टीजमेंट करता है तो अपनी बात को मनवाता है, उसको हम क्या कहेंगे, अपील टू अथॉरिटी. कि कोई ऐसा एक चेहरा जो बहुत फेमस है उसके थ्रू जब अपनी बात को मनवाया जाए तो आपका वेरिकार्डियम हो जाता है, एड वेरिकार्डियम, और यू कैन से अपील टू अथॉरिटी. ठीक है, जैसे पंडित नेहरू जो थे वो क्या थे, हमारे पीएम थे और वो सिगरेट भी पीते थे और फिर भी स्वस्थ रहते थे, इसलिए हम सबको सिगरेट पीना चाहिए. तो ये क्या हो गया, एक जाना माना चेहरा हो गया ना, क्या, पंडित नेहरू. ठीक है, और उनके फेस को बना के उनके चेहरे को सामने लाके ऐसा बताया जा रहा है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए. अपील टू अथॉरिटी हुआ, एड वेरिकार्डियम. ठीक है, श्रद्धा मूलक तर्क दोष है. नेक्स्ट दया मूलक तर्क दोष, इसे हम कहेंगे एड मिजरिकार्डियम. मिजरी मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर
अगर कोई दुख में है तो हम उसके ऊपर दया दिखाएं, है ना। दया मूलक तर्क दोष मतलब किसी के ऊपर दया दिखाना। तो दया करके जब हम किसी की बात को मनवाते हैं तो वो क्या होता है, एड मिजरिकार्डियम। ओके, यानी कि जैसे कोई मिस्टर एक्स है, वो बहुत गरीब है, वो झोपड़ी में रहता है, इसलिए उन्हें विधायक का टिकट दे देना चाहिए। तो क्या है, हम उसके ऊपर दया दिखा के अपनी बात मनवा रहे हैं। और ज्यादातर इसका जो यूज है वो हमारे जो कोर्ट्स होते हैं उसमें किया जाता है। ये हो गया एड मिजरिकार्डियम। ओके, देन नेक्स्ट आता है वेरी वेरी फेमस एड पॉपुलम। एड पॉपुलम मतलब पॉपुलर, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि लोकोत्तेजक, लोगों को उत्तेजित करना उस चीज के लिए, अपनी बात मनवाना, जनता को भड़काना, है ना, या उत्तेजित करना। ये धार्मिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, किसी भी तरीके से। नेता जब भाषण देता है तो क्या करता है, एड पॉपुलम यूज करता है, वो अपनी बात मनवाता है मंच पर, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बैंड वैगन। अभी जितनी भी आपकी फैलेसीज चल रही है वो रेलेवेंस वाली फैलेसीज है। ओके, बैंड वैगन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड वैगन क्या है, एक ऐसा दोष है, एक ऐसी फैलेसी है जिसमें लोगों को इसमें क्या किया जाता है, फैलेसी ऑफ मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ऐसी मेजोरिटी कर रही है तो वो आपको भी करना चाहिए। आपके पास कार नहीं है लेकिन सबके पास कार है, इसलिए आपको भी कार लेनी चाहिए। तो वो क्या हो गया, बैंड वैगन हो गया, मीन्स फैलेसी ऑफ मेजोरिटी। ओके, तुम्हें भी लाल कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग उसे पहनते हैं और पसंद करते हैं। ओके, बैंड वैगन। देन नेक्स्ट मोस्ट ट्रेंडिंग, और इसके काफी नाम है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम आप अभी जो बता रहे हैं वो फैलेसी ऑफ रेलेवेंस बता रहे हैं, तो इसमें तो जो 6 पॉइंट है इसमें ये तो है ही नहीं, एड इग्नोरेंटियम भी नहीं है और एड वेरिकुंडियम भी नहीं है। बता चुकी हूँ अभी ऊपर। मैम वो फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन में आता है। फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन में आता है, बट वो इस रेलेवेंस में ही आएगा। रेलेवेंस में तो मैम सिर्फ 6 पॉइंट्स ही है। चलिए वो मैं आपको क्लियर करूंगी बाद में, ठीक है। ओके मैम। चलिए मोस्ट ट्रेंडिंग देख लेते हैं। इसे हम आर्गुमेंट ऑफ साइकिल भी कहते हैं, चक्र तर्क दोष भी कहते हैं, या प्रश्न प्रार्थना भी कहते हैं, बैगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं, या आत्मश्रय दोष भी कहते हैं, यानी कि पेटिटो प्रिंसिपी। ठीक है, इसका नाम पेटिटो प्रिंसिपी। ये सबके सेम नाम है और पेपर में अलग अलग तरीके से नाम बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है, चक्रक दोष यानी कि आर्गुमेंट इन सर्कल, बैगिंग द क्वेश्चन, पेटिटो प्रिंसिपी, यानी एक ही बात वो बार बार घूमती रहती है इसमें। ठीक है, जो बात प्रेमाइस में होती है वही उसी चीज को सिद्ध किया जाता है कंक्लूजन में, उसी को प्रूव किया जाता है कंक्लूजन में। ठीक है, इसमें यही है कि निष्कर्ष में उस बात को सिद्ध करना जो उसे प्रेमाइस में रिपीट किया गया है। ओके, यही है बस, सिंपल सा। जैसे कोई भी ड्रग है, उसको लेने से नींद आती है क्योंकि उसमें निद्राधारक गुण होता है, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना इस चीज का। नेक्स्ट हम आते हैं काकतालीय दोष। इंपॉर्टेंट है ये। काकतालीय दोष मतलब पोस्ट हॉक एर्गो प्रोपेट हॉक, ये एक फैलेसी है। पोस्ट हॉक मीन्स जब कोई पूर्ववर्ती घटना, पहले की घटना को बाद की घटना से जोड़ा जाए। ठीक है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, पोस्ट हॉक हो गया, पोस्ट हॉक फैलेसी में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पूर्व की घटना के आधार पर बाद की घटना को हम वजह मान के चलते हैं, उस घटना की वजह बना लेते हैं। ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, पोस्ट हॉक और या फिर काकतालीय दोष। देन नेक्स्ट आते हैं नॉन कॉसा प्रो कॉसा। ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉसा प्रो कॉसा मतलब अकारण कारण दोष। ठीक है, यानी कि किसी को कार्य का बेवजह ही कारण मान लेना। कोई भी कार्य हुआ और आपने बेवजह ही उसका कारण मानकर ऐसी एक आर्ग्यूमेंट बना ली कि इसकी वजह से ये कार्य, इसकी वजह से ये हुआ, उसका कोई कारण नहीं था फिर भी आपने उसका कारण बना दिया। ठीक है, भूकंप का, जैसे भूकंप आया और आपने सीधा बोला कि ईश्वर का क्रोध है ये। बारिश हुई और आपने सीधा बोला इंद्र का क्रोध है ये, तो ये क्या है, अकारण। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा फैलेसी, नॉन कॉसा प्रो कॉसा। और ये जो दोनों फैलेसी हमने पढ़ी, पोस्ट हॉक और नॉन कॉसा प्रो कॉसा, ये इट इज अ पार्ट ऑफ फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज।
ये इसके दो पार्ट है, इसके दो टाइप्स हैं। ओके, एक ऐसे ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ज्ञान की भूख को दूर करना भोजन की भूख को दूर करने से अधिक कठिन है, इसलिए व्यक्ति को भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा दोष हो जाएगा? असंगत निष्कर्ष दोष, मीन्स इररेलेवेंट कंक्लूजन फैलेसी। कैसे हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है ना, ज्ञान की भूख एक अलग चीज होती है, और यहाँ पे सीधा फिर बोला गया कि भोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ मैच नहीं हो रहा ना कंक्लूजन, इसलिए इररेलेवेंट कंक्लूजन हो जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। इतना सबको क्लियर है? ये आपके सारे जितने भी थे ये रेलेवेंस में आ जाएंगे, रेलेवेंस फैलेसीज के। अब हम स्ट्रक्चर बेस्ड जो फैलेसीज है, मतलब भाषागत जो अनौपचारिक तर्क दोष आएंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? बताइए, हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने एड बैकलम देखा, मींस अपील टू फोर्स, किसी पर बलपूर्वक अपनी बात मनवाना। एड होमिनम मींस ह्यूमन रिलेटेड है, ये दो तरीके का होता है, अब्यूजिव होता है, सरकमस्टांसिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एड इग्नोरेंटम। एड इग्नोरेंटम मतलब किसी बात को बार बार क्या किया जा रहा है, मतलब जब कोई चीज प्रूव ना हो उस चीज को लेके, अभी तक यह प्रमाणित नहीं किया जा चुका या अभी इसको प्रूव नहीं किया जा चुका, लेकिन फिर भी लोग उस आर्गुमेंट को, लॉजिक को सत्य मान लेते हैं, एड इग्नोरेंटम हो जाएगा वो। फिर आपका अपील टू अथॉरिटी, एड वेरिकार्डियम जिसे कहते हैं, वो हमने देखा। फिर आपका एड मिजरिकार्डियम, फिर एड पॉपुलम देखा, नेता का भाषण जिसमें लोगों को उत्तेजित किया जाता है। बैंड वैगन देखा, मीन्स फैलेसी ऑफ मेजोरिटी, आपको भी वैसा करना चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी वैसा करते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा आर्गुमेंट इन सर्कल, बैगिंग द क्वेश्चन या पेटिटो प्रिंसिपी, सबके सेम नाम है। जो चीज आपके आधार वाक्य प्रेमाइस में है वही चीज आपके जब निष्कर्ष में सिद्ध करनी हो तो वो आपका ये तीनों बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमने फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज के दो टाइप्स देखे, प्रो पोस्ट हॉक और आपका नॉन कॉसा प्रो कॉसा। ओके, ठीक है। एक क्या है, जैसे पोस्ट हॉक क्या है, पूर्ववर्ती घटना के बाद जो परिणाम आया वो उसका एक बात है कि पूर्ववर्ती घटना को देख के जब आप उसको अपनी वजह मान लो, उस घटना की वजह बना लो, वो आपका पोस्ट हॉक हो जाएगा। और नॉन कॉसा प्रो कॉसा क्या है कि किसी को किसी कार्य का बेवजह ही कारण मान लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चल रहे हैं अगले फैलेसी की तरफ, जो कि इनफॉर्मल फैलेसी का दूसरा पार्ट है। उसमें आपके आते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ डिवीजन, जिसका नाम है संग्रह दोष और विग्रह दोष, ठीक है। साथ साथ इंग्लिश भी बताते हुए चल रही हूँ ताकि सबको मतलब इजी रहे। तो संग्रह मतलब क्या है? इकट्ठा करना, है ना। ये इसमें स्पेसिफिक टू जर्नल और जर्नल टू स्पेसिफिक दोनों रहेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे, आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। जब आप डिवीजन की तरफ होते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आप जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हो। डिवीजन में क्या है, फैलेसी ऑफ डिवीजन में जर्नल टू स्पेसिफिक, और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में कैसे जाएंगे, स्पेसिफिक टू जर्नल। ओके, जैसे अमेरिकी भारतीय क्या है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और वह व्यक्ति अमेरिकी है इसलिए वह विलुप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अमेरिकी भारतीय, तो एक साथ यहाँ पे जर्नल लोग थे, है ना, संग्रह में थे, और बाद में उनका डिवीजन कर दिया गया, एक ही व्यक्ति पे बात की गई। तो ये आपका कौन सा फैलेसी हो जाएगी, फैलेसी ऑफ डिवीजन। ओके, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए कि वह व्यक्ति अमेरिकी है और वह विलुप्त हो रहा है इसलिए सारे अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, तो वो आपका कौन सा फैलेसी हो जाएगा, फैलेसी ऑफ, बताइए, कंपोजिशन, संग्रह दोष। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। स्पेसिफिक टू जर्नल, S to G एंड G to S, ये आपको याद रखना है, ये किसमें आएगा और ये वाला किसमें जाएगा। डिवीजन हो रहा है, दैट मीन जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैलेसी ऑफ डिवीजन।
ओके, और स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हैं तो ये आपको देगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देखिए 15 एक संख्या है, 15 इज अ नंबर, एंड 8 7 इज इक्वल टू 15 होते हैं, देन 8 व 7 एक संख्या है। तो हम क्या 15 से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, 8 और 7 तोड़ दिया नंबर, तो ये कौन सा फैलेसी हो गया, फैलेसी ऑफ डिवीजन। डिवीजन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है जिसे एक दिन में पढ़ा जा सकता है। प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे, अतः प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। तो हम गोदान एक से लेके संग्रह दोष में होता है। बिल्कुल, यानी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो फैलेसी है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन मतलब कि इक्वेशन जो है आर्गुमेंट का वो प्रॉपर नहीं है, उसमें बहुत सारे अनेक अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक शब्द के बहुत सारे जब अर्थ निकल के आए तो वो कौन सी फैलेसी हो जाएगी, अनेकार्थता दोष, मींस इक्विवोकेशन। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, जैसे सेव वाटर एंड वेस्ट पेपर। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, सेव वाटर एंड वेस्ट पेपर, तो एक मतलब तो ये निकला कि पानी सेव करो और वेस्ट पेपर को भी सेव करो, है ना। दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि सेव वाटर एंड वेस्ट पेपर, कि पानी तो बचाओ लेकिन पेपर वेस्ट करो, तो दो अर्थ निकले। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवोकेशन, अनेकार्थता दोष। ओके, क्लियर हुआ ये वाला? अगर किसी को नहीं हुआ तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट आता है एमपी बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोली। वाक्य छल दोष। वाक्य छल दोष मतलब कि जो सेंटेंस है उसके बेस पे, उसकी बनावट के बेस पे जब हम कोई दोष उत्पन्न करते, है ना, जैसे स्ट्रक्चर में ही क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ है, समझ नहीं आया आपने क्या बात कही, मैंने तो ये समझा और ये बात आपने कही। ठीक है, जैसे भागो मत लड़ो, भागो लड़ो मत, तो ये क्या हो रहा है, एमपी बोली हो रहा है ना। बार बार बोली जो है, बोली शब्द देखिए इसमें लास्ट में बोली आ रही है, वो बार बार बोली बदलती जा रही है ना। तो ये कौन सा दोष हो जाएगा, वाक्य छल दोष। ठीक है, इसमें एक और भी होता है, जैसे क्या आप मूर्ख हैं, क्या आपका दिमाग ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं जब आप हाँ या ना में फंस जाओगे इसमें आंसर देने में। ठीक है, तो वो एमपी बोली है। अब नेक्स्ट आते हैं इररिलेवेंट कंक्लूजन। ये भी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था ऊपर, कि जब आपके प्रेमाइस की बात अलग हो रही है और कंक्लूजन कुछ और ही ड्रॉ हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इररिलेवेंट कंक्लूजन। ओके, तो इसमें जब कोई व्यक्ति कोई विशेष निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए क्या करता है, वो बात कहता है, लेकिन उस निष्कर्ष को सिद्ध ना करके कोई और ही निष्कर्ष सिद्ध कर दे, तो वो आपका क्या हो जाता है, इररिलेवेंट कंक्लूजन। उसको करना चाहिए कुछ और लेकिन कर कुछ और ही देता है ना, प्रीमाइस के बेस पर नहीं करता, वो कुछ और ही कंक्लूजन ड्रॉ कर देगा, तो आपका इररिलेवेंट कंक्लूजन। स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप मतलब एक सीरीज में बहुत सारी बात कह देना आपने, और वो जो सीरीज में बात कहेगा वो एक से दूसरे से अलग रहेगा, एक बात दूसरी बात से अलग रहेगी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि ढलान की तरह ही वो बात पहले कुछ और कही, फिर कुछ और कही, और कही और कही, वो बढ़ती चली जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, तो वो जो श्रृंखला है वो एक से दूसरी से जुड़ती चली जाती है। तो जहां पर श्रृंखला शब्द आए, ठीक है, तो वो जो श्रृंखला बन रही है उस आर्ग्यूमेंट की, तो वो कौन सी हो जाएगी फैलेसी, स्लिपरी स्लोप। ओके, देन नेक्स्ट आता है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी मतलब आपने देखा होगा खेत में एक वो रहता है स्क्रैकरो, है ना, तो स्क्रैकरो क्या करता है,
भगाता है, जो भी क्रोज वगैरह आमने सामने होते हैं उनको दूर कर देते हैं, काक भगोड़ा जिसे कहते हैं, है ना, स्ट्रॉमैन। ये जो दोष है, ये जो फैलेसी है, ये उस तर्क का खंडन करती है, तर्क का तो खंडन करती है, लेकिन जो दूसरा वास्तविक कारण है उसको स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है, जो मेन कॉज है, जो मेन रीजन है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो सामने वाला आपकी बात का खंडन कर देता है। तो वो कौन सा फैलेसी हो जाएगा? स्ट्रॉमैन फैलेसी। ठीक है, वो जो रियल आर्ग्यूमेंट है उसको नहीं पचा पा रहा, ठीक है, इसलिए वो खंडन कर देता है, उसको अबॉलिश कर देता है, आपके आर्गुमेंट को मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रेड हेरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड हेरिंग। रेड मतलब क्या है? रंगे हाथों पकड़ना किसी चीज को, या फिर आप जब किसी का ध्यान भटका दो, उस जो मेन टॉपिक है उससे ध्यान जब आप भटका के किसी और टॉपिक पे ले जाओ, तो उसको क्या कहते हैं? रेड हेरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अविचारित सामान्यकरण, इसको कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन मतलब जल्दबाजी में ही आपने एक क्या कर दी? जनरलाइजेशन दे दिया है, किसी बात पे, किसी आर्गुमेंट पे एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जिसको आपने सामान्यीकृत कर दिया। ठीक है, आपके पास अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आपने किसी बात को क्या कर दिया? हेस्टी जनरलाइजेशन कर दिया, यानी कि किसी व्यक्ति की इलाहाबाद जब स्टेशन पर क्या हो गई? पर्स चोरी हो गया, तो उसने ये बोला कि जितने भी इलाहाबादी लोग हैं वो सारे चोर हैं। तो ये क्या हुआ? हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया, है ना। उसके पास ना साक्ष्य है ना कोई तथ्य है इस बात के, बट फिर भी उसने जल्दबाजी में ये चीज बोली और उसका सामान्यकरण कर दिया कि सभी लोग ऐसे हैं। ओके, एक और है यहाँ पे एग्जाम्पल कि मैंने XYZ जो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनका भाषण सुना और उससे निष्कर्ष निकाला कि जो वक्ता है वो अच्छा भाषण नहीं देते हैं। तो वो आपने क्या करा? आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया? हेस्टी जनरलाइजेशन दे दिया। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं आपसे। तैयार है सभी? नेहा जी, एक क्वेश्चन था। आपने बोला एम्फिबोली में ऐसा होता है कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, कि आपने एक एग्जांपल दिया था, राइट? एम्फी बोली में मैंने बोला था कि अपने एम्फी बोली में बात बदली जाती है बार बार। हाँ, वो आपने पहले बोला, फिर आपने बोला ना कि एक एग्जांपल दिया कि क्या आप पागल हो, ऐसा टाइप्स के एक ऑप्शन 2 ही होते हैं उसमें नहीं नहीं, आंसर एम्फी देने बोली के लिए। नहीं था वो, एम्फी बोली नहीं था, वो था छल प्रश्न दोष। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, हाँ वही आपने उस टाइम वो एम्फिबोली में बोला तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के लिए सही तैयार है सभी? चलिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे ज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं होती जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ऐसा ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं होता। बताइए कौन सा होगा? पिटीटो प्रिंसिपी है, हेस्टी जनरलाइजेशन है, रेड हेरिंग है, स्लिपरी स्लोप है। आत्मश्रय दोष। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बार बार क्या हो रहा है? निष्कर्ष में एक ही बात को सिद्ध किया जा रहा है जो प्रमाइस में है आपके, है ना। ज्ञान 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 के ऊपर बात हो रही है। ओके, हेस्टी जनरलाइजेशन है नहीं इसमें, रेड हेरिंग भी नहीं है। ठीक है, कि क्योंकि रेड हेरिंग में क्या होता है, क्यों मतलब किसी को उसके टॉपिक से ही भटका दिया जाता है, वो भी नहीं है इसमें। फिसलन युक्त ढलान भी नहीं, मीन स्लिपरी स्लोप इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी श्रृंखला में एक बात दूसरी बात के साथ जुड़ती चली जाती है, तो वो भी नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा आंसर? आत्मश्रय दोष। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इन सर्कल, सर्कल में ही चल रहा है ना सारा आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे ग्रह पर भी बुद्धिमान जीवन होना चाहिए, अभी तक कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सका है कि ऐसा नहीं है। आपको मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स बताए थे साथ साथ, तो आप उसको याद रखिए कि आप कहाँ से पकड़ सकते हो। पराज्ञान मूलक युक्ति। वेरी गुड, तो पराज्ञान, Correct है। हाँ, एड इग्नोरेंटम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये सिद्ध नहीं किया जा चुका है, तो जितने बार भी ये क्वेश्चन आए दैट हैज नॉट बी प्रूवन येट, ओके, तो
अगर ऐसा कुछ मिलता है आपको तो वहां पे आप बिना सोचे समझे एड इग्नोरेंटम पे टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नहीं लेंगे, दूसरा लेते हैं। बताइए 97 क्वेश्चन, क्या माननीय संसद सदस्य वास्तव में विश्वास करते हैं कि भारत के लोग इतने भोले भाले हैं कि वे किसी भी काम चलाऊ उपाय का समर्थन करेंगे? क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन ऑप्शन सी ऑप्शन एड इग्नोरेंटम लग रहा है आप लोगों को? छल प्रश्न डी ऑप्शन पे। नहीं, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जटिल डी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बताइए ये वाला 98, ये तो अभी करके भी आए थे हम। अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, वह व्यक्ति अमेरिकी भारतीय है, इसलिए वह व्यक्ति विलुप्त हो रहा है। विग्रह दोष। वेरी गुड। इसका नाम क्या है? हमने क्या पढ़ा था इंग्लिश में? फैलेसी ऑफ डिवीजन, है ना? जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी ने यह नहीं दिखलाया कि मंगल ग्रह पर ग्रहियों द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, इसलिए मंगल वास्तव में परग्रहियों द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब क्या कौन सा क्वेश्चन लग, क्या है इसका आंसर? सी। वेरी गुड। सी। क्योंकि अभी तक ये नहीं सिद्ध किया जा चुका, अभी तक नहीं दिखलाया गया है ऐसा, तो एड इग्नोरेंटम बिना सोचे समझे आपको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अभी इसका मैचिंग कीजिए। बैंडवैगन, स्ट्रॉमैन फैलेसी, रेड हेरिंग फैलेसी और आपका आर्ग्यूमेंट इन साइकिल, आपको सामने ही मैच करना है। इसका तो स्ट्रोमैन का तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान हटाने के लिए। पक्का? देखिए सी का फोर्थ होगा, ध्यान हटाने के लिए रेड हेरिंग यूज किया जाता है। ओके, आत्मश्रय दोष यानी कि आर्गुमेंट साइकिल को कब किया जाता है हम यूज? जब बार बार कोई चीज सिद्ध करनी हो, है ना, प्रूव करना हो। सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि आपका सी का फोर्थ और डी का सेकंड कहीं मिल रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। डी का सेकंड मिल रहा है ना थर्ड में ही, यहीं पे आपका आंसर मिल गया, है ना। ए का थर्ड हो जाएगा। बैंडवैगन, बैंडवैगन का क्या हो जाएगा? आकांक्षा को आकर्षित करता है ना। बैंडवैगन यही तो ना, अपील टू मेजॉरिटी। ओके, और आपका स्ट्रॉमैन क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट, यानी कि स्ट्रॉमैन क्या करता है? वो सामने वाले का आर्ग्यूमेंट खंडन कर देता है, उसका आर्ग्यूमेंट मानता ही नहीं है सामने वाले का, तो विपक्षी का अवस्थिति को गलत प्रस्तुत करना। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबको समझ आया वैसे फैलेसी का टॉपिक? हाँ आ रहा है। क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन में ज्यादा होता है। मैम ये जो ब्रैकेट में, इंग्लिश का ब्रैकेट में जो लिखा था वो फ्रेंच वर्ड है ना, तो फैलेसी का जो पॉइंट बोले थे कहाँ पे? चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट। 102 नंबर क्वेश्चन करेंगे। मिस वर्ल्ड का कहना है कि शाकाहारी अतिथि के लिए किसी पार्टी में सलाद खाकर पूर्ण रूप से प्रसन्न दिखाई पड़ना सामाजिक रूप से सही बात है, इसलिए तदनुरूप कार्य करना सामाजिक रूप से सही है। कौन सा होगा? एड पॉपुलम। पक्का? यस मैम। मिस वर्ल्ड क्या है इधर? लेकिन सोचो इसके बारे में। मिस वर्ल्ड है, कोई जाना माना चेहरा हो,
मिस वर्ल्ड है, कोई बात कह रही है अपनी। नियुक्त अधिकारी से अपील नहीं आएगी। अपील नहीं होगा, अपील टू अपील अथॉरिटी है होगा। सी लाइक ऑप्शन। सुपरस्टार्स, बॉलीवुड, मैंने बताया था ना। अपील टू अथॉरिटी में क्या होता है, जब कोई अपनी बात को मनवाता है, तो आपका सी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। ओके मैम। चलिए आ जाइए 105 पे, 105। कोई तर्क दोष जिसमें निष्कर्ष को एक आधार वाक्य के रूप के अंतर्गत रेखांकित किया गया हो अथवा माना गया हो, उसे विभिन्न प्रकारों से क्या कहा जाता है। तो उसके आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। कोई तर्क दोष जिसमें निष्कर्ष को एक आधार वाक्य के रूप के अंतर्गत रेखांकित किया गया। निष्कर्ष है, आधार वाक्य के साथ उसको रेखांकित किया गया है, उसे विभिन्न प्रकारों से हम क्या कहेंगे, अलग अलग नाम है उसके, बताइए। हम अभी करके भी आए थे, बहुत ट्रेंडिंग वाला। पिटी पिटी पिटिशियो प्रिंसिपी और नीचे को ए चक्रक दोष। डी चक्र डी ए और ई। और यहाँ तो ए और 3 ई चीजें हैं पाएंगे। ना। डी भी 3 आएगा, डी आएगा ना, डी भी डी आएगा। नहीं देखिए, डी नहीं होगा। डी मैम, नहीं सी होगा, मैम, सी सी होगा फिर। ए सी ई। ए ए सी सी, ई। बिल्कुल सही है। पिटिटिव प्रिंसिपी और आपका आत्मश्रेय दोष और चक्रक दोष। ओके, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य को अधिक महत्व देना चाहिए क्योंकि चंद्रमा अंधेरा होने पर प्रकाशित होता है, जबकि सूर्य प्रकाश होने पर प्रकाशित होता है। बताइए। गलत कारण का तर्क दोष। हाँ, ठीक है, इररेलेवेंट कॉज है, ठीक है, कारण ही गलत अर्थ है इसमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट कॉज फैलेसी। ओके, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, चंद्रमा और सूर्य की बात हो रही है, और वो भी बहुत अलग कंटेक्स्ट में बात हो रही है। नेक्स्ट करेंगे, अनाकारिक तर्क दोष है, मीन्स नॉन कॉसा प्रोकॉसा, नो कॉसा प्रोकॉसा है। किसी ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि परग्रही यानी कि एलियंस ने फसल वृत्तों को नहीं बनाया है, इसलिए फसल वृत्त अवश्य रूप से एलियंस द्वारा बनाए गए हैं। आत्मश्रय दोष। आत्मश्रेय नहीं होगा, अज्ञान हेतु तो आग्रह है। चलिए इसको मैं बाद में कराऊंगी, ये वाला एक और क्लास लेके ना आपको और डिटेल में मुझे समझाना है और कुछ, ठीक है। ओके। चलिए ये कीजिए 110। सचिवों ने हमसे विश्राम कक्ष प्रदान करने की मांग की है जहां वे अपने कॉफी ब्रेकों का समय व्यतीत कर सके। इस मांग को अस्वीकार करना होगा। यदि हम उन्हें विश्राम कक्ष दे देते हैं तो आगे वे स्पा और स्विमिंग पूलों की मांग करेंगे, फिर योग केंद्रों और फिटनेस जिमों की मांग की जाएगी। इन सुविधाओं पर खर्च करते करते हम दिवालिया हो जाएंगे। तो मैम, बताइए। फिसलन युक्त। वेरी गुड, क्योंकि देखो बातों की श्रृंखला चल रही है, इसमें बार 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 अलग अलग बात हो रही है ना, स्लिपरी स्लोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी एक जानवर है अतः एक छोटा हाथी एक छोटा जानवर है। क्या लगता है? मिथ्या कारण का तर्क दोष। डी ऑप्शन, अनेकार्था, काफी। इक्विवोकेशन वाला जो है, पहला जो पढ़ा था हमने कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है लेकिन तर्क दोष में तो
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 150 आज विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिए गए भाषण पर विचार करते हुए मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि उत्तम लोकवक्ता नहीं है। तो क्या किया उसने? जो क्या कौन सा तर्क वाक्य है? बलाग्र। त्वरित सामान्यीकरण। एसटी जनरलाइजेशन। वेरी गुड। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 117। उपग्रह एक्स पर जीवन की संभावना के बारे में किसी ने भी अभी तक कोई असंदिग्ध साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए, इसलिए कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उपग्रह एक्स पर जीवन है। बहुत इजी है, बता दीजिए। पराज्ञान युक्ति। वेरी गुड। एड इग्नोरेंटम। ठीक है, अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर सका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, आपको यही सिलेक्ट करना। चलिए अगले पे चलते हैं। 118। यदि मृत्युदंड वास्तव में लोगों को गंभीर अपराध करने से भयारोपित करता है तो यह न्यायोचित होता, परंतु क्योंकि उसका वह निवारण प्रभाव नहीं है, यह न्यायसंगत परिपाटी नहीं है। ये वैसे हमने करा नहीं है, पर मैं बता देती हूँ। एंटी हेतु वाक्य, हेतु फल वाक्य निषेध है ना, लास्ट में क्या आया? लास्ट में उसको मना कर दिया ना, पहले वाले को देखकर उसने लास्ट में डिनाई किया है आर्ग्यूमेंट, है ना? हाँ। तो हम क्या कहेंगे? डिनाइंग द एंटीसीडेंट, यानी कि पहले की बात को लेते हुए बाद की बात को डिनाई कर देना, तो वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, फल वाक्य का और हेतु वाक्य का। चलिए 119। कोई भी फ्राइडवादी मनोविश्लेषण की तब तक आलोचना नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं आलोचक का ही मनोविश्लेषण ना कर लिया गया हो। सी वाला ए, एड होमिनम। ह्यूमन के ऊपर है ना, हम उसके चरित्र पर बात कर रहे हैं या उसके सरकमस्टांस पर बात करते हैं कि जो भी कोई फ्राइडवादी मनोविश्लेषण है उसकी तब तक आलोचना नहीं की जा सकती जब तक वो आलोचक का ही मनोविश्लेषण ना कर लिया जाए। मैम ये जो एड होमिनम ये फ्रेंच वर्ड है क्या? शायद आर्गुमेंट है एड होमिनम और हाँ, इग्नोरेंट, शायद फ्रेंची है। इग्नोरेंटियम। ये वाला जी ठीक। मैंने जब आपको बुलाया तो आप ना तो अपनी कक्षा में थे ना ही आप प्रयोगशाला में थे, आप मुझसे क्यों बच रहे हैं? क्या होगा? मैम छल प्रश्न। छल प्रश्न इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैम नहीं पता। चलिए पढ़ के आइएगा इसको भी, है ना। छल प्रश्न दोषी वैसे है इसका आंसर, सॉरी बी है, रेड हेरिंग। बी है ना, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग में क्या बताया था कि जब आप किसी के ध्यान को उस मेन टॉपिक से हटा दो, है ना, तो वो रेड हेरिंग होता है। वन 27। पहली बार मैंने अपनी भुजाएं और दूसरी बार अपनी टांगों को खिंचाव दिया और मैंने अपनी दौड़ जीत ली, इसलिए इस खिंचाव देने के क्रम ने मेरी गति बढ़ा दी होगी। क्या हो सकता है? ये नई फैलेसी है, बताइए। रिपीटेड नहीं है। मैम पोस्ट हॉक। पक्का? शायद। वेरी गुड। ये काकतालीय दोष है, पोस्ट हॉक है। क्यों? क्योंकि हम पूर्ववर्ती घटना को देखते हुए बाद की घटना को जोड़ते हैं, उसके साथ उसका कारण मानते हैं। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन मिला। हाँ ये न्यू क्वेश्चन था आपके लिए कि बिल्ली ने रास्ता काटा और एक्सीडेंट हो गया, ये वही वाला है जो अभी आपको पढ़ाया था, वो पोस्ट हॉक ही है, काकतालीय दोष ही है वो।
हाँ, ठीक है? उसका एक वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है ना कि कौवा पेड़ पे बैठा और पेड़ गिर गया जस्ट उसके बाद ही, तो उसी के नाम पे वो रखा गया नाम। हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट, एक अनाकारिक दोष, जहां किसी चीज को एक तथ्य के रूप में माना जाता है क्योंकि उसका विपरीत अभी तक यही सिद्ध नहीं हुआ है। क्या होगा? पराज्ञान मूलक युक्ति। बी ऑप्शन। वेरी गुड, बी ऑप्शन। चलिए ये वाला बताइए। 132, थॉमस करकाइकल ने वॉल्ट विटमैन के बारे में कहा कि वे बड़े कवि थे क्योंकि वे एक बड़े देश के थे। बी ऑप्शन, व्यक्ति बी विशेष के ऑप्शन। लिए। बी ऑप्शन कैसे होगा? एक पर्टिकुलर और सी कुछ जर्नल नहीं। जा रहे हैं ना, स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे विग्रह हैं। दोष होगा, विग्रह दोष। ए कंपोजिशन। ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन रहेगा इसमें, ठीक है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट 129, बेशक XYZ राजनीतिक दल को आगामी चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त होने वाला है। बहुमत को देखिए, कौन सा लगाएंगे बताइए? बहुमत का आग्रह है, डी ऑप्शन। वेरी गुड, मेजोरिटी ऑफ, फैलेसी ऑफ मेजोरिटी। ओके, फैलेसी ऑफ मेजोरिटी हमने ये पढ़ा था कि आपके पास कार नहीं है लेकिन सबके पास कार है इसलिए आपको भी लेनी चाहिए, ठीक है? सभी लाल रंग के कपड़े पहनते इसलिए आपको भी लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो वो बहुमत के बेस पर होता है ये वाली फैलेसी, कि जहां पर भी आपको अगर बहुमत का शब्द दिखता है ना क्वेश्चन हाँ, के इसमें अंदर। हर कोई कह रहा बस यही वर्ड आ जाए ना, तो बस उसको क्लिक कर दो फिर। जी, अब 130 कीजिए। स्विट्जरलैंड में 48% प्रोटेस्टेंट हैं। हाइडी गिलिंग्स एक स्विस नागरिक है इसलिए हाइडी गिलिंग्स में 48% प्रोटेस्टेंट हैं। कौन सा तर्क दोष है? असमानीकरण, अविच्छिन्न समानीकरण। नहीं, बी ऑप्शन, सहती दोष। सहरी दोष। ऑप्शन। वेरी गुड। ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है, देखिए ना, स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हैं इसमें, ठीक है? ओके ओके। जर्नल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जर्नल, ये याद रखिए, ठीक है? आपके क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए हैं। किसी को कोई डाउट है, किसी को लॉजिक में कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, वो चार्ट होगा तो चार्ट बता देते ना आप। मैम जो है कि दो नेगेटिव होने से वो पॉजिटिव होता है ना, ऐसा कुछ है ना? हाँ, जो 6 रूल्स की बात कर रहे हो आप, उसमें ये है कि दो नेगेटिव नहीं हो सकते, दो नेगेटिव प्रेमाइस से एक पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता, ठीक है? एक प्रेमाइस आपकी पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी प्रेमाइस आपकी नेगेटिव हो सकती है। ठीक। चार्ट का देखना है, स्क्वायर ऑफ कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। हाँ, थोड़ा सा वो समझा दीजिए। यस यस मैम। ओके, वेट। देखिए बहुत इजी है आपको, एक बार अगर आप चार्ट समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये वॉवल्स याद है ना सबको, ए ई आई ओ और यू। यू को तो इग्नोर करना है आपको, बस आपको क्या याद रखना है, ए ई आई और ओ, ठीक है? इनका जो प्लेस है वो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आप सबसे पहले यही डायग्राम बनाओ, ए ई आई ओ, ठीक है? ये जो है ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है, व्याघाती है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अगर ए ट्रू है तो ओ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही ई और आई का रिलेशन है, अगर आपका ई ट्रू है तो आई फॉल्स हो जाएगा,
आई ट्रू है तो ई फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने ये चीज देख ली, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ ए और ई पर। ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए और ई का रिलेशन कैसा है, एक दूसरे के विपरीत। ओके, ये दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं पर एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। ए और ई, ए और आई, ये दोनों क्या है, उपविपरीत है। उपविपरीत, ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं पर एक साथ फॉल्स नहीं होते, ठीक है, नहीं हो सकते दोनों एक साथ। ए और आई, इनका रिलेशन कैसा है, सब ऑल्टर दोनों का, ए ई और ओ का और ए और आई का, ठीक है, उपाश्रयण है। उपाश्रयण मतलब सब ऑल्टर। अगर ए ट्रू है तो आई भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर आई मतलब फॉल्स है या ट्रू है तो जो ए है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ऐसे ही सेम ई और ओ के साथ। ओके, थोड़ा नहीं समझ आ रहा, बताइए, ये समझ आ रहा है? मैम आ रहा है समझ में, बस ये ओ और ई के इसमें अगर ओ ट्रू नहीं है तो ई भी क्या बोला आपने, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। अगर E आई भी- फॉल्स है, देखो ना आप, हाँ, ए की जो स्टेटमेंट होती है वो ऑल की होती है ना, हाँ, और आई की स्टेटमेंट क्या होती है, सम की होती है। हाँ, तो दोनों क्या है, सम को हम ऑल नहीं कर सकते ना, हाँ, यस मैम, इसलिए हम ये क्या है, अनडिटरमाइंड है। लेकिन ऑल को हम कुछ कर सकते, सम कर सकते हैं, यस बट मैम। सम को हम ऑल नहीं कर सकते। और वैसे मैम ई और ओ के केस में क्या होगा? सेम रहेगा ऐसे ही। ई Same. जो ई भी ऐसे ही है, अगर ई ट्रू है तो क्या होगा, आई भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन O अगर भी ओ फॉल्स है, ओके, तो E ई क्या undetermined. होगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। Yes, क्योंकि ma'am. यहाँ पर ठीक भी सम का कंसेप्ट आ जाता है, ओके मैम, ठीक है। यस मैम, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या, बीच बीच वाली जो जगह है जिसमें आपका क्रॉस बन रहा है ना, जहाँ पे ए और आई, ए और ओ और ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ये चारों। तो ना तो एक साथ सत्य हो सकते हैं, ना ही एक साथ असत्य हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ओके, विपरीत संबंध क्या है कि दो ऐसे तर्क वाक्य जिनका उद्देश्य यह वह एस था पी समान हो। चलिए वही तो मैं छोड़ देती हूँ। ये वाला समझा देती हूँ। उपाश्रयण संबंध, जिस जो आप ये साइड में देखते हो ना, ए और आई का और ई और ओ का, इसको समझा रही हूँ मैं आपको, इनका क्या रिलेशन रहता है। उपाश्रयण संबंध में जो दो तर्क हैं, जो दो लॉजिक हैं, दो तर्क होते हैं, ठीक है, ऊपर का और नीचे का दो तर्क हो गए। उपाश्रयण ए और ई, उपाश्रय ए और ई, ठीक है, ये आपका हो गया ए और ये हो गया ई। ये क्या कह रहे हैं, उपाश्रित आई और ओ, नीचे वाले आई और ओ, ठीक है, कि सत्य होने पर उपाश्रित भी सत्य होगा। अगर ई ट्रू, अगर ए ट्रू है तो ई भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। ओके, आई ट्रू है तो ओ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। परंतु अगर असत्य है, फॉल्स है, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ओके, उपाश्रित के असत्य रहने पर उपश्रित भी असत्य हो, परंतु सत्य होने पर वो क्या होता है, अनडिटरमाइंड, डाउट हो जाएगा, डाउटफुल है ना, डाउटफुल हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ये ओके, मतलब पता नहीं लगेगा वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ई और आई, ई और ओ दिया है ना। अगर ई ट्रू है तो ओ भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ओ फॉल्स है तो ई भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा या अनडिटरमाइंड हो जाएगा। कई बार अनडिटरमाइंड नहीं लिखा होता है पेपर में, फॉल्स लिखा होता है, तो आप फॉल्स भी लिख सकते हो। ओके, अब ऐसे यहाँ पे ए और आई पे आ जाओ। अगर ए ट्रू है तो आई भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ओके,
लेकिन अगर आई फॉल्स है तो ए बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा या फिर डाउटफुल हो जाएगा फिर। डाउटफुल हो जाएगा। नेहा जी, इससे ऊपर एक और चार्ट है जो वाला, वो वाला थोड़ा सा बता दीजिए, टाइम हो गया है, शारदा मैम आ गई हैं। वो नहीं हम नहीं, लोग पीछे बाद में बैक करिए, हाँ बाद में ले बैक लेते हैं। करिए। अच्छा, सेकंड क्लास में देख लेंगे फिर। हाँ अभी इतना रखते हैं क्योंकि वो बहुत सब पजल हो जाएंगे, फैलेसी और इतना पढ़ के आए सभी। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस सेशन। बहुत अच्छा, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू।